नमस्कार, जी बिजनेस के मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से आप देख रहे हैं जी बिजनेस की प्राइम टाइम पेशकश इंडिया 360। मैं हूं दीपक डोभाल। करेंगे दिन भर तमाम अहम खबरों का 360 डिग्री एनालिसिस, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। मुंबई में रोका गया आदि पुरुष का शो। जम्मू, लखनऊ समेत कई शहरों में फिल्म का विरोध। सूचना प्रसारण अधिकार किसी को नहीं। आदि पुरुष का विरोध होने के बाद मनोज मुंतशिर को मुंबई पुलिस ने दी सुरक्षा। मनोज मुंतशिर ने जान का खतरा बताते हुए मांगी थी सुरक्षा। डीसीपी जोन 9 से मिले मनोज। पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे को लेकर विदेश मंत्रालय ने जारी किया शेड्यूल। 21 से 23 जून तक पीएम अमेरिका का करेंगे दौरा। 24-25 जून को पीएम इजिप्ट के दौरे पर रहेंगे। राजस्थान में बिपरजॉय का कहर जारी। कई जिलों में बिगड़े हालात। अजमेर के अस्पताल में भरा पानी। 20 दिल्ली एनसीआर में भी बारिश। के करीब हीट स्ट्रोक से 90 से ज्यादा लोगों की मौत। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिन में बदलेगा मौसम। सर्विस चार्ज पर नोएडा में फिर भिड़े ग्राहक और होटल स्टाफ। इंडिया 360 की कवर स्टोरी में होगा विश्लेषण। आखिर सर्विस चार्ज पर कब तक रहेगा भ्रम? क्या मजबूत कानून ही है सर्विस चार्ज का अंतिम इलाज? हफ्ते की कमजोर शुरुआत। पहले ही दिन निफ्टी 70 अंक लुढ़का। सेंसेक्स में करीब 225 अंकों की गिरावट। बैंक, एनर्जी और पीएसयू शेयरों ने बनाया दबाव। और जी बिजनेस के कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा को मिला बिहार रत्न अवार्ड। पटना में आयोजित इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल में मिला सम्मान। अब से 48 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे अमेरिका में, और यह कोई सामान्य दौरा नहीं है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर 7 बार अमेरिका जा चुके हैं, लेकिन इस बार की यात्रा ऐतिहासिक होगी। ये पहला मौका है जब वो राजकीय मेहमान बनकर अमेरिका जा रहे हैं। इस बार भारत और अमेरिका के बीच कई सैन्य समझौते भी होने वाले हैं। माना यह जा रहा है कि समझौते दोनों देशों की दोस्ती को और मजबूत करने का काम करेंगे। साथ ही इस बार 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में ही मनाएंगे, और इसीलिए इस बार का योग दिवस हो रहा है बहुत खास। और इसीलिए हम जी बिजनेस पर भी अपनी एक खास मुहिम को शुरू कर रहे हैं योग से जुड़ी हुई। जी बिजनेस के साथ आपने योग करना है। आगे हम आपको योग से जुड़े हुए तमाम जो उसकी अच्छाइयां हैं, किस तरह से योग करना है, किस तरह से योग पूरी दुनिया को निरोग रखेगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये कहानी देखिए जो जुड़ी है प्रधानमंत्री की अमेरिकी यात्रा से। दुनिया के सबसे ताकतवर देश का सबसे ताकतवर राष्ट्रपति, यानी वो शख्स जिससे अच्छे रिश्ते बनाने के लिए कई देश अपनी पूरी कूटनीति बदल डालते हैं। वो अमेरिकी राष्ट्रपति पीएम मोदी के कितने करीब हैं और दोनों एक दूसरे के लिए कितने खास हैं, ये बार बार हर तस्वीर में दिखता है। और एक बार फिर बाइडेन और पीएम मोदी की दोस्ती का एक नया अध्याय दिखने वाला है। एक बार फिर उस खास रिश्ते की खास तस्वीर दुनिया को दिखेगी, जिसमें सम्मान होगा, लगाव होगा और मित्रता का भाव होगा। व्हाइट हाउस के बाहर भारत के झंडे लगाए गए हैं, तो वहीं न्यूयॉर्क के मशहूर टाइम स्क्वायर पर पीएम के इस खास दौरे से पहले एक यूनिटी रैली भी निकाली गई, जिसमें पीएम मोदी का रंग अमेरिका पर चढ़ा नजर आया। पीएम मोदी के इस दौरे के लिए खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मेजबानी भी अच्छी तरह दिखने वाली है। यानी इस दौरे की एक तस्वीर में आपको मोदी और बाइडेन की दोस्ती की नई कहानी दिखने वाली है। पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच इस दोस्ती की तस्वीरें बार बार दिखी हैं, और दोनों का ये खास रिश्ता करीब 1 दशक पुराना है। दोनों के इस खास रिश्ते की शुरुआत 2014 में हुई थी, जब जो बाइडेन अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे। उस वक्त अमेरिकी दौरे पर गए पीएम मोदी के लिए जो बाइडेन ने खास लंच का आयोजन किया था।
राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन को बधाई देने वाले नेताओं में से पीएम मोदी सबसे पहले वर्ल्ड लीडर्स में से एक थे। उसके बाद पीएम मोदी और बाइडेन की जब मुलाकात हुई, कुछ इसी तरह हुई, गले मिलकर। ये तस्वीरें सितंबर 2021 की हैं, जब व्हाइट हाउस में बाइडेन और पीएम मोदी मिले थे। और 21 जून को विश्व योग दिवस है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को भी संबोधित करेंगे। इस संबोधन में प्रधानमंत्री योग के महत्व पर भी बात करेंगे। योग दिवस एक ऐसा मौका है जब पूरी दुनिया खुद को स्वस्थ रखने के लिए इसे सेलिब्रेट करती है। आज की भागती दौड़ती जिंदगी में योग का महत्व बहुत बढ़ भी गया है और जिम के तर्ज पर दुनिया भर में योग स्टूडियोज खुल रहे हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इसे अपना रहे हैं। हर दिन खुद पर आधा एक घंटा देना कोई बड़ी बात नहीं और इसीलिए भारी भरकम व्यवस्था भी नहीं चाहिए। 6 फीट बाय 6 फीट के छोटी सी जगह पर आसानी से योग किया जा सकता है। अब तो ऐसे आसन जो विशेषज्ञ हैं वो बता चुके हैं, जिसमें आप ऑफिस में बैठे हुए किसी यात्रा पर अगर हैं तो वहां से भी कर सकते हैं, किसी दुर्गम स्थान पर है वहां पर भी कर सकते हैं। तो योग बहुत ही आसान रूप में भी किया जा सकता है। कोई जरूरी नहीं कि आप इसे क्लिष्ट आसनों के साथ ही करें। या घर पर, ऑफिस में, कहीं पर भी आसन करके खुद को आप स्वस्थ रख सकते हैं। आज हम योग दिवस से पहले बात करेंगे योग के महत्व को, जानेंगे कि हमें कैसे स्वस्थ रखने में मददगार रहता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर तो पूरी दुनिया योग करेगी, लेकिन जी बिजनेस पर ये मुहिम हम 2 दिन पहले ही शुरू कर रहे हैं और इस पर मार्गदर्शन के लिए इस वक्त हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। जानी मानी योग गुरु आचार्य प्रतिष्ठा शर्मा हमारे साथ हैं। प्रतिष्ठा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसा कि हम बात ही कर रहे थे, इस बार का जो योग दिवस है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग है, यानी कि धरती ही परिवार है और इस पूरी की पूरी धरती को सुरक्षित रखने के लिए, साथ रखने के लिए, एकजुट रखने के लिए जो एक सूत्र हमें मिला है वो है योग। योग का अर्थ ही जोड़ना भी है, लेकिन यहां से शुरुआत करते हुए एक आम व्यक्ति के लिए, एक आम इंसान के लिए अगर योग की महत्ता पर हम बात करें तो कितनी ये जर्नी हमारी सकारात्मक रही है और अभी कितना लंबा सफर हमें और तय करना है योग को पूरी दुनिया में प्रसिद्ध पहचान दिलाने के लिए। जी, बिल्कुल, कितना सुंदर प्रश्न आपने किया और इतनी सुंदर तरीके से उसकी व्याख्या भी कर दी। और अगर हम बात करते हैं पूरे विश्वमय, यानी पूरा विश्व योगमय हो जाए, तो योग भारत की देन है और आज पूरा विश्व तो बाहें फैला करके योग को अपना ही रहा है। ये महत्वपूर्ण है कि हम भी थोड़ा अपनी जड़ों की तरफ जाएं, क्योंकि योगी लोग तो कंदराओं में बैठ करके बहुत समय से तपस्या कर रहे थे, पर किसी भी कार्य को रिकॉग्निशन सत्ता देती है। और आज ऐसे लोग सत्ता में बैठे हैं जो जानते हैं कि वो योग की संस्कृति के देश के हैं, जो चाणक्य की संस्कृति के देश के हैं, जो योगेश्वर कृष्ण योगी राज शिव की संस्कृति के देश के हैं। और योग को हमने एज अ सॉफ्ट डिप्लोमेसी का टूल, योग को समाज में एक परिवर्तन लाने का माध्यम के रूप में हमने आज देख रहे हैं विश्व भर में। और मैं हमेशा कहती हूँ कि एक नरेंद्र तब निकले थे, विश्व भर में योग का परचम लहराया, उन्हें विवेकानंद जी के नाम से जाना, और एक नरेंद्र आज निकले और उन्हें नरेंद्र मोदी जी के नाम से हम जान रहे हैं। और ये कितनी सुंदर बात है कि पहली बार ऐसा हमारे इतिहास में हो रहा है कि योग दिवस जो है वो यूएन में मनाया जा रहा है। और मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ कि यूनाइटेड नेशंस ने भी, आपने कहा ना योग का जो अर्थ है वही है मिलन, तो यूनाइटेड नेशंस यानी यूनाइट करना, देशों को यूनाइट करना, वर्ल्ड को यूनाइट करने का काम भी योग करता है। एक आम आदमी के लिए तो योग का महत्व उतना है जितना किसी भी चीज का नहीं है। दीपक जी, आप बैठ करके परफेक्शन के साथ एंकरिंग कर रहे हैं, ये योग ही है, क्योंकि योगा कर्मसु कौशलम। हम जो भी काम करना चाहते हैं, हम चाहते हैं परफेक्शन के साथ करें। और शास्त्रों में कहा गया, पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख है निरोगी काया। अगर ये काया ही अस्वस्थ हो जाएगी और भीतर बैठा मन अस्वस्थ हो जाएगा, तो हमारा जीवन में हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो हम जो भी कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, आप एक परफेक्शनिस्ट प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, आप एक परफेक्शनिस्ट माँ बनना चाहती हैं, यानी घर को देखना चाहते हैं, बच्चों को देखना चाहते हैं, आप एक परफेक्ट राजनेता बनना चाहते हैं, आप जीवन में जो भी कुछ परफेक्शन के साथ करना चाहते हैं, आपको योगमय होकर के ही करना पड़ेगा। बिल्कुल। और कर्मसु कौशलम भी कहा जाता है।
योग के बारे में, और कहा भी जाता है कि योगेश्वर श्री कृष्ण के श्रीमुख से ये उद्धृत है। हम पूरी दुनिया में सेलिब्रेट करेंगे 21 तारीख को, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि एक बिगिनर के लिए, एक आम आदमी के लिए प्रतिष्ठा जी कहाँ से शुरुआत करें? योग के बारे में बहुत सारी जागरूकता बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन योग के बारे में उतनी भ्रम की स्थितियां भी हैं। तो एक आम आदमी कहाँ से शुरू करे, इसकी शुरुआत कहाँ से हो प्रतिष्ठा जी? बहुत बढ़िया। और यहाँ हम कुछ ऐसी क्रियाएं कर भी लेते हैं, क्योंकि जब आप योग की बात कर रहे हैं और हम करें ना उन अभ्यासों को, तो उससे कोई लाभ नहीं है। तो बहुत सरल सी क्रियाएं हम प्रतिदिन अपने अभ्यास में ले सकते हैं, जिसमें से कि एक बहुत आसान अभ्यास दीपक जी प्रत्येक व्यक्ति दिन का आरंभ इसके साथ कर सकता है। एक हाथ को हम सीने पर रखते हैं, एक हाथ को हम पेट पर रखते हैं, और यहाँ रख करके 3 बार लंबा गहरा सांस लेना। यानी पहले जब आप सांस भरें तो पेट फूल जाए, दूसरा जब आप सांस भरें तो आपका सीना उन्नत हो जाए, और इसी तरह से जब सांस छोड़ें तो पेट संकुचित हो जाए, फिर सीना संकुचित हो जाए। हम अपने दिन का आरंभ, क्योंकि हम तो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी वाली संस्कृति के हैं, पर अभी कराग्रे वस्ते मोबाइल फोन हो रहा है, तो शुरू का 1 घंटा हम स्क्रीन लेस हो जाएं और सिर्फ इस तरह से सीने पर और पेट पर हाथ रख के ब्रेथ अवेयरनेस के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। और एक 2 मिनट का ध्यान का अभ्यास, 3 बार लंबा गहरा सांस लेना, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट और मन में धन्यवाद का भाव। प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद इस नई सुबह के लिए। आज न जाने कितने लोगों को ये सुबह देखने को नहीं मिली, मुझे मिली, मैं धन्यवाद का भाव रखता हूँ। आपको कोटि कोटि धन्यवाद इस श्वास के लिए जो मेरे पास है, और इस ग्रेटफुलनेस के साथ हम अपने दिन का आरंभ करें। फिर दीपक जी 5 बार योग अट्टाहास। भारत योग में आपको ये जानकर हर्ष होगा कि मोक्षायतन योग संस्थान, जो आज देश की लीडिंग योग ऑर्गेनाइजेशन है, हम पहली ऑर्गेनाइजेशन थे जिन्होंने कोविड मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन प्रोटोकॉल दिया, सरकार को सुपुर्द किया, और हमने मिलियंस ऑफ लोगों को हील किया। और उस कोविड प्रोटोकॉल में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी वो था अट्टाहास, यानी मुक्त हास। यानी पेट को ढीला छोड़ दे, सीने को ढीला छोड़ दे, दोनों बाहें फैलाकर 1 2 ऐसा हम कम से कम 30 सेकंड्स तक करें। हाथों को वापस ले आए और इस हास को अपने ऊपर बरसने दें, क्योंकि हम जो भी कुछ दुनिया को देते हैं वो लौट कर आता है। आप स्ट्रेस देंगे, टेंशन देंगे, चिंता देंगे, कुंठा देंगे, क्रोध देंगे, तो वही लौट कर आएगा। आप हास देंगे, आनंद देंगे, प्रेम देंगे, योग देंगे, तो वही लौट करके आएगा। तो हम जब हास देते हैं तो ये हास हमारे ऊपर बरसता है। ये छोटा सा अभ्यास इंस्टेंटली हमारी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा देता है, इंस्टेंटली हमारे शरीर में ऑक्सीजन के इनटेक को बढ़ा देता है। 2000 स्टेप्स ऑफ वॉक जितनी कैलोरीज बर्न होती हैं अगर दिन में 5 बार आप ऐसा करते हैं। और जो निंदा रस हम करते हैं और दुखी रहते हैं और तनाव, स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, उन सब से हमारी मदद करता है उनसे बाहर निकालने की। और तीसरा अभ्यास जो प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा स्क्रीन यूज कर रहे हैं ना, आजकल हर व्यक्ति स्क्रीन पर काम कर रहा है, चाहे बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे ऑफिस का काम हो रहा है, तो इसी अवस्था में बैठे बैठे एक बहुत सरल सा अभ्यास हम लेते हैं। यानी इस तरह से बैठे और दिन में जितनी भी देर आप स्क्रीन यूज कर रहे हैं, हर 20 मिनट्स के बाद अपनी आंखों को स्क्रीन से हटाना है और इस तरह से दूर देख करके ऐसे अपनी आंखों को ब्लिंक करते जाएं। 30 सेकंड्स तक अपनी आईज को ब्लिंक करना और फिर पामिंग, अपनी हथेलियों को आंखों पर टिका देना। थोड़ी देर ऐसे रुकेंगे, फिर हथेलियों को आंखों पर से हटाया एंड यू आर रेडी फॉर योर फर्दर वर्क, यानी आगे का काम आप कर सकते हैं। ये 3 सरल से काम अगर प्रत्येक व्यक्ति दिन में कर ले और कुर्सी का मोह छोड़ दे। कुर्सी का मोह बहुत बुरा होता है, तो जब आप दफ्तर में भी कुर्सी में बैठे हैं, हर 20 सेकंड के बाद, ज्यादा से 20 मिनट के बाद कुर्सी से उठिए, कुर्सी के आसपास ही 30 सेकंड्स वॉक कीजिए, फिर वापस आइए, फिर काम करने लगिए। आपका फैट लॉस होगा, आपका हार्ट रेट बेटर रहेगा, आपको ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट नहीं होगा, आपकी स्पाइनल टेंशन दूर होगी और तनाव से, मानसिक रोगों से आप दूर रहेंगे। ये वो सरल से, आपने कार्यक्रम के आरंभ में ही कहा ना कि योग कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, विज्ञान है बहुत बड़ा, लेकिन एक छोटे से बच्चे को दीपक जी योग से ज्यादा नेचुरल कुछ नहीं है। हम तो आपकी भूमिका से ही बड़े प्रभावित हो गए। आपने कितनी अच्छी बात कही, जितनी आपकी हाइट है उतनी जमीन चाहिए,
कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए, कोई हमें एक्स्ट्रा चीज नहीं चाहिए। और अगर वो भी नहीं है तो आप कुर्सी पर बैठकर या खड़े खड़े भी अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन हमें अपनी यात्रा शुरू करनी है। एक छोटे से बच्चे को अगर आप कमर के बल लिटा दें तो वो स्वतः अपने पैर का अंगूठा चूसने लगता है, बाल कृष्ण आसन की स्थिति में आ जाता है। उसे पेट के बल लिटा दीजिए, वो स्वतः भुजंगासन की स्थिति में आ जाएगा। तो योग से ज्यादा नेचुरल जीवन में कुछ नहीं है, और हम भारतीयों के डीएनए में योग है। बस हमें दिन में 15 मिनट 20 मिनट अपने व्यस्त शेड्यूल से निकालने हैं। ये आधा घंटा योग साधना का बचे हुए 23.5 आवर्स को 48 आवर्स में कन्वर्ट कर देगा, डबल कर देता है हमारी वर्किंग कैपेसिटी को। इससे अच्छी इन्वेस्टमेंट कोई हो ही नहीं सकती, जहां आपका समय दुगना हो जाता है। तो हर व्यक्ति को योग करना चाहिए। योगी बनेंगे, उपयोगी बनेंगे, सहयोगी बनेंगे, निरोगी बनेंगे। कितनी सुंदर बात आपने कही कि योगी बनेंगे तो सहयोगी बनेंगे और उपयोगी भी बनेंगे और निरोगी भी बनेंगे। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरत इस वक्त यही है। और आपने जो वो अट्टाहस और वो जो हास्य और जो हंसी का एक पुट दिया योग के माध्यम से, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल हर जगह इतना स्ट्रेस है, हर जगह इतनी नेगेटिविटी है कि हम बाकी सारी चीज़ों को याद रखते हैं लेकिन हंसना भूल गए हैं। तो ये शांति, संतुष्टि, आपका बाह्य, आपका आंतरिक, हर तरह से संतुष्टि के लिए योग बहुत ज़रूरी है। इसीलिए बाह्य जगत और आपके आंतरिक जगत को योग जोड़ता है। अब बस आपको दृढ़ता से जीवन में से आत्मसात करना है। उसकी शुरुआत जी बिजनेस के साथ कर लीजिए। बहुत कम समय में आचार्य प्रतिष्ठा शर्मा ने हमें बहुत ही इफेक्टिव तरीके से बताया कि कैसे आप योग की शुरुआत कर सकते हैं। उनके साथ हम लगातार आपके बीच में ये सेशंस लाते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य प्रतिष्ठा शर्मा, आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। चलिए, तो ये थी हमारी पहली कवर स्टोरी। और आज की हमारी दूसरी कवर स्टोरी जुड़ी है आपसे और हमसे। जी बिजनेस पर सर्विस चार्ज के नाम पर वसूली के खिलाफ चली मुहिम के बाद देश के कई होटल और रेस्टोरेंट ने सर्विस चार्ज लेना बंद कर दिया था, लेकिन दिल्ली समेत कई हिस्सों में यह अब भी जारी है। कारण है दिल्ली हाईकोर्ट का सीसीपीए की गाइडलाइंस पर रोक लगाने का फैसला। हालांकि हाईकोर्ट ने भी कई बार यह स्पष्ट किया कि उनका स्टे लगाने का मतलब यह नहीं है कि कोर्ट ने सर्विस चार्ज को सही ठहरा दिया है। उसके बावजूद सही सर्विस चार्ज को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। इसी भ्रम का नतीजा यह हुआ कि नोएडा में एक होटल में ग्राहक और रेस्टोरेंट कर्मचारियों के बीच में सर्विस चार्ज को लेकर मारपीट हो गई। आखिर क्यों यह भ्रम बना हुआ है? सरकार स्पष्ट और सख्त गाइडलाइंस लेकर क्यों नहीं आती? आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे हमारी कवर स्टोरी में। लेकिन जरा मुद्दे की तह तक जाइए, बारीकियां समझिए। देखिए, हो यह रहा था कि होटल रेस्टोरेंट में आम ग्राहक सर्विस चार्ज की वसूली से परेशान था। ग्राहक इस भ्रम में रहते थे कि सर्विस चार्ज सरकार वसूलती है, जैसे कि जीएसटी, लेकिन सर्विस चार्ज विशुद्ध रूप से रेस्टोरेंट और होटल वाले ही वसूल रहे थे। खाने के बिल का 5 से 15% और कहीं कहीं पर 20% तक सर्विस चार्ज वसूला जाता था। ग्राहकों के हक में जी बिजनेस ने लंबी मुहिम चलाई। इसके बाद सरकार भी आगे आई। सीसीपीए ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करके निर्देश दिया कि होटल सर्विस चार्ज नहीं वसूल सकते। 4 जुलाई 2022 को सीसीपीए नई गाइडलाइंस लेकर आई। होटल्स और रेस्टोरेंट पर खाने के बिल में सर्विस चार्ज जोड़ने पर रोक लगा दी। सीसीपीए ने कहा था कि होटल और रेस्टोरेंट खाने के बिल में स्वतः सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकते। सर्विस चार्ज देना स्वैच्छिक होना चाहिए, ग्राहक की मर्जी पर निर्भर करना चाहिए। यह ग्राहकों के हक में जी बिजनेस की ओर से उठाई गई आवाज की जीत थी। इसके बाद मुंबई में होटल एसोसिएशंस के अधिकारी हमारे स्टूडियो में आए। हमारे इसी शो में ग्राहकों से वादा किया कि उनके एसोसिएशन से जुड़ा कोई भी रेस्टोरेंट या होटल अब लोगों से सर्विस चार्ज नहीं लेगा। ये उन्होंने किया भी। मुंबई में अगर आप देखेंगे, आज भी ज्यादातर होटल वाकई में सर्विस चार्ज लेना बंद कर चुके हैं। लेकिन देश के दूसरे हिस्सों में सर्विस चार्ज अब भी लिया जा रहा है। दरअसल हुआ यह कि होटल रेस्टोरेंट एसोसिएशन और इस मामले को हाई कोर्ट में लेकर चले गया और सीसीपीए की इन गाइडलाइंस पर स्टे लगवा दिया। अब रेस्टोरेंट वालों का तर्क भी सुन लिए। होटल और रेस्टोरेंट मालिकों का यह तर्क था कि सर्विस चार्ज दरअसल रेस्टोरेंट में काम करने वाले कर्मचारियों की भलाई और उनके लाभ के लिए दिया जाता है, जबकि सरकार का यह कहना था कि अगर रेस्टोरेंट को लगता है कि कर्मचारियों को कुछ सुविधाएं दी जानी चाहिए
तो इससे ग्राहकों पर थोपा नहीं जा सकता। खैर, होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन की दलील सुनने के बाद हाई कोर्ट ने 20 जुलाई 2022 को सीसीपीए की गाइडलाइंस पर रोक लगा दी। हालांकि जैसा हमने आपको बताया, कोर्ट ने बार बार यह स्पष्ट किया कि गाइडलाइंस पर स्टे का मतलब यह नहीं है कि अदालत ने ग्राहकों से सर्विस चार्ज वसूलने को कानूनन सही ठहरा दिया है। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि सेवा शुल्क लगाने के संबंध में ग्राहक को स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए और यह जानकारी मेन्यू कार्ड से लेकर होटल की प्रमुख जगहों पर स्पष्ट तौर पर लिखी होनी चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए, ताकि ग्राहकों को सर्विस चार्ज के बारे में एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में मदद मिल पाए और वो अपना फैसला ले पाए। इसके बाद रेस्टोरेंट्स ने अपने डिस्प्ले में ये लिखना तो शुरू किया, लेकिन ग्राहक के मन में एक भ्रम की स्थिति बनी रही। यही वजह है कि आज भी जगह जगह ग्राहक और रेस्टोरेंट मालिक और स्टाफ के बीच झड़पों की खबरें मिल जाती हैं और नोएडा में तो कल बात हाथापाई तक पहुंच गई। सवाल यह है कि यह भ्रम क्यों बना हुआ है, स्पष्टता क्यों नहीं है। एक रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां सर्विस चार्ज नहीं लिया जाता, दूसरे रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां पर बिल में अचानक सर्विस चार्ज देकर ग्राहक का भड़कना स्वाभाविक है। फिर रेस्टोरेंट स्टाफ अपने डिस्प्ले का हवाला देने लगते हैं और बात झड़प तक आ जाती है। यहां तक कि कई बार तो यह भी देखा गया है कि कई जगहों पर बिना डिस्प्ले के ही सर्विस चार्ज वसूला जा रहा है। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाने माने वकील विराग गुप्ता जी हमारे साथ हैं। विराग जी, बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के वेस्टर्न इंडिया के प्रेसिडेंट प्रदीप शेट्टी साहब। प्रदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगा। डिस्प्ले लगाना तो शुरू किया, इसमें कोई शक नहीं है कि हाईकोर्ट के निर्देश जैसे थे वैसे होटल मान भी रहे हैं कि डिस्प्ले लगा दिया, लेकिन उसके बावजूद ग्राहकों के मन में एक भ्रम है क्योंकि इसमें एक रूपता नहीं दिखती। कोई होटल्स बात समझ चुके हैं कि ग्राहक के मन में क्या चल रहा है तो वो सर्विस चार्ज नहीं लेते, और कई होटल जो हैं वो लेते हैं, डिस्प्ले जरूर कर देते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि खाना पूर्ति है। और यही वजह है कि होटल स्टाफ और ग्राहक के बीच में हमेशा एक तकरार रहती है, वो बॉन्डिंग दिखती नहीं है, वो ट्रस्ट डेफिसिट दिखता है। आपको लगता है सर कि वो ट्रस्ट डेफिसिट ये बढ़ता जा रहा है? देखिए, ट्रस्ट डेफिसिट नहीं होगा तो कोई वो रेस्टोरेंट में आएगा ही नहीं। तो ये बात तो गलत है कि ट्रस्ट डेफिसिट है। इनफैक्ट इतनी कस्टमर ओरिएंटेड ये बिजनेस है कि अगर हम कस्टमर फ्रेंडली नहीं रहेंगे तो कल कोई आएगा नहीं, क्योंकि मोनोपोली तो है नहीं। एक सड़क पर आपको 10 रेस्टोरेंट मिलेंगे, 10 में से एक रेस्टोरेंट ऐसा होगा जो सर्विस चार्ज इम्पोज करेगा, बट ग्राहक के पास वो बाकी 9 भी है, ये 10वां भी है। तो ट्रस्ट डेफिसिट का इशू नहीं है। इशू देखो, ये जो इंसिडेंट आपको सुनाई दिया ये बहुत रेयर है, और इनफैक्ट पिछले कोर्ट के ऑर्डर के बाद हमने काफ़ी अच्छा मुहिम चलाया वेयर हमने अपने कंज्यूमर्स और कस्टमर्स को भी हमने अवेयर किया कि देखिए ये मेरा चार्ज होगा ये पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में। और हम जैसे आप एंटर करते हैं बहुत 90% जगहों में वो इन्फॉर्म करते हैं गेस्ट को, उनको एजुकेट करते हैं कि ये पूरा किस्सा ऐसा है, ये कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, ये मेरे बिजनेस करने का तरीका, मैं मेरे एक प्रोडक्ट को इस तरीके से ब्रेक डाउन करके मैं चार्ज करता हूँ। और ये हमारी इंडस्ट्री में ना अभी हर इंडस्ट्री में हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली यहीं पे आवाज हो रहा है ज्यादा, बट फ्रैंकली स्पीकिंग कोई ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है। बट सर बहुत सारे होटल्स ऐसे भी हैं। इनफैक्ट मैं मुंबई में बहुत सारे रेस्टोरेंट में जाता हूं, मैं हमेशा चेक करता हूं क्योंकि मैं इस पूरी मुहिम से जुड़ा रहा, जी बिजनेस जुड़ा रहा। मैं देख रहा हूं कि लोगों ने सर्विस चार्ज का कॉलम हटा दिया, लोगों ने देना बंद कर दिया है, और लोग अप्रिशिएट भी करते हैं उन होटल्स को सर। तो ये भी एक पहलू है। नहीं, तो ऐसा है ना कि देखिए, पहले भी आप देखोगे कि 10 से 15% टोटल रेस्टोरेंट में से लोग इकट्ठा कर रहे थे। अभी इसके बाद जिसको ऐसे लगा कि सर्विस चार्ज लगाने से मेरे और रेस्टोरेंट ओनर या रेस्टोरेंट और कस्टमर के बीच में तनाव हो रहा है या तो फिर कोई नाखुश होकर रिटर्न हो रहा है, उन्होंने हटा दिया। बट जिसको लग रहा है कि नहीं मैं रख सकता हूँ, मैं इन्फॉर्म करके मैं कलेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि मैं कुछ एडिशनल दे रहा हूँ लोगों को, तो वहां पे वो कंटिन्यू हो रहा है। बट शेट्टी साहब हाई कोर्ट ने भी एक बात बोली थी, विराग जी के पास भी मैं आऊंगा। हाई कोर्ट ने एक बात बोली थी और सरकार भी यही कह रही थी। सरकार ने आपको कहा भी था कि आप देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप नुकसान में रहिए, आप चाहें तो दाम बढ़ा दीजिए, लेकिन एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन नंबर 1, दूसरा ग्राहक और रेस्टोरेंट के बीच में भरोसा तो बढ़ने दीजिए। अगर ग्राहक मना कर रहा है तो क्या स्टाफ को नहीं चाहिए कि पोलाइटली वो उसके रिफ्यूजल को मान ले,
स्वीकार कर ले कि ओके अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो मत दीजिए, कोई बात नहीं। यहां पर तो मारपीट तक बात आ जाती है कि नहीं देना ही देना होगा। ये कहां का न्याय है सर? कोई ओनर रेस्टोरेंट कभी मारपीट नहीं करेगा, क्योंकि वो हमारे कल्चर के अंदर, इनफैक्ट आज ट्रेनिंग के अंदर ये है कि आपको गेस्ट सुपीरियर है, गेस्ट किंग है, अतिथि देवो भव है। ये तो हमारे इवन केटरिंग कॉलेज एंड होटल मैनेजमेंट स्कूल में पहले दिन से ये सिखाया जाता है। ये सिचुएशन बहुत रेयर होता है और इसके कारण बहुत हो सकते हैं, बट ये कारण नहीं हो सकता कि होटल एम्प्लॉइज ये करेंगे। नहीं सर, देखिए ये एक्सट्रीम पहुंच गया ये केस, इसलिए लोगों तक बात आ गई। लेकिन आप यकीन मानिए सर, मैं बड़ी जिम्मेदारी से अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, मैं कोई दावा नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। लोग जाने देते हैं बात को, लेकिन सर्विस चार्ज के नाम पर झड़पें होती हैं, बहस होती है, और कई बार रेस्टोरेंट मालिक, होटल मालिक सर्विस चार्ज के नाम पर अभद्रता करते हैं। हर बात यहां तक नहीं पहुंचती है जैसे ये नोएडा वाली बात पहुंच गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों के मन में अविश्वास नहीं है। मैं थोड़ा सा विराग जी के पास जाऊंगा। विराग जी, आपको लगता है सर कि ये भ्रम इसलिए है क्योंकि अजीब सी स्थिति हो गई है, लोगों को साफ साफ नहीं पता, रेस्टोरेंट मालिकों भी आधी अधूरी जानकारी लिए बैठे हैं, कुछ स्पष्ट नहीं है? एक स्पष्ट कानून आना चाहिए सर क्या? देखिए दीपक जी, भारत में जो भी संगठित लोग हैं, वो चाहे बड़ी कंपनियां हो या होटल रेस्टोरेंट हो, ये सारे लोग कानून को नहीं मानने में अपनी शान समझते हैं, और जो निरीह ग्राहक होते हैं वो इनकी संगठित ठगी का शिकार होते हैं। ये जो सर्विस चार्ज है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड एक जो है ठगी का मामला है, और इसके 3 बिल्कुल सीधी वजह हैं, और आज तक उनका जवाब किसी ने नहीं दिया। कि पहला, कि जब खाने पीने के दामों में कोई टैरिफ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो जो बात आप सीधे ले सकते हैं वो सर्विस चार्ज के नाम पर क्यों लेते हैं? किसी ने नहीं मना कि आप अपने रेट बढ़ा दीजिए, क्योंकि जब आप सर्विस चार्ज के नाम से लेते हैं तो अधिकतर लोगों को भ्रम रहता है कि ये सर्विस टैक्स है जो सरकार के पास जा रहा है, तो ये एक ठगी है। दूसरा, कि सरकार को यह समझने की जरूरत है कि विराग जी, लेकिन विराग जी, अगर ये ठगी होती, जैसा आप शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर हाई कोर्ट ने स्टे क्यों दिया होता होटल एसोसिएशन के पक्ष में? हाई कोर्ट ने स्टे क्यों दिया? देखिए हाई कोर्ट ने स्टे दिया है, क्लीन चिट नहीं दिया है। और हाई कोर्ट वही अगला में आ रहा था कि सरकार जो आजकल गाइडलाइंस का कल्चर हो गया है, वो चाहे गेमिंग ऐप हो, चाहे सर्विस चार्ज हो, या डिजिटल कंपनियों के लिए कुछ भी हो, ये गाइडलाइंस की जो नींव है बड़ी कमजोर है। और जब इसकी कानूनी स्क्रूटनी होती है तो कानूनी स्क्रूटनी में गाइडलाइन टिक नहीं पाती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो जो कानून की मंशा है गलत है, लेकिन सरकार का जो तरीका है वो गलत है। दूसरी बात है, तीसरी बात, मैंने पिछली बार भी आपके शो में बोला था कि सर्विस चार्ज लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर्विस चार्ज को अलग से मेंशन करके ब्लैंक रखा जाए, जिसकी इच्छा हो दे, जिसकी इच्छा हो नहीं दे। ये कंपल्सन जो है, ये फोर्सफुल सर्विस चार्ज, ये सर्विस चार्ज टिप है, ये कोई कंपलसरी नहीं है। तो जब आप लोगों को धोखा देते हैं, ये धोखा देना ही ठगी है, क्योंकि सर्विस टैक्स और सर्विस चार्ज के आड़ में जो विराग जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना है, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना है विराग जी, लेकिन एक चीज मैं जरूर पूछूंगा कि अगर ये संगठित रूप से ठगी हो रही है तो रेस्टोरेंट मालिक तो कहते हैं कि साहब हमने तो डिस्प्ले दे दिया, साफ साफ लिखा है। अगर डिस्प्ले में लिखा हुआ है कि हम 10% चार्ज लेंगे, तो यानी कि आपको इन्फॉर्म कर दिया होटल ने, उसके बावजूद आप कैसे आर्ग्यू कर सकते हो अंदर जाके कि मेरे को नहीं बताया? तो विराग जी, बार बार दलील ये दी जाती है कि मैंने तो बता दिया कि मेरा रेवेन्यू मॉडल ऐसा है कि 10% में लूंगा, अब आपको नहीं लेना है तो दूसरे रेस्टोरेंट चले जाएं। तो एक तरह से इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग में वो डिस्प्ले तो काम कर रहा है ना सर? नहीं, इन्फॉर्म डिसीजन ऐसा नहीं होता है। इन्फॉर्म डिसीजन में होता है कि आपका कम्युनिकेशन सामने वाले तक प्रॉपरली पहुंचे और उसको पता हो, आप उसको ढंग से बताएं। मैं तो इतने रेस्टोरेंट में गया हूं, आज तक कोई इन्फॉर्म डिसीजन नहीं देखने को मिला है, क्योंकि इन्फॉर्म डिसीजन का मतलब यह है कि 2 वे कम्युनिकेशन, रेस्टोरेंट वालों ने बताया और ग्राहक ने सुना, और जो भी आदमी सुनने समझने के बाद ऐच्छिक तौर पर देगा तो उसके ऊपर तो कोई बंधन है ही नहीं ना। लेकिन असली सवाल का जवाब नहीं दिया जा रहा है कि सर्विस चार्ज की जरूरत ही क्या है। वो 10% 15% अपने रेट को क्यों नहीं बढ़ा देते हैं? तब सही तरीके के इन्फॉर्म डिसीजन होगा। और हाईकोर्ट ने भी बोला है कि हाईकोर्ट के इंटरिम स्टे को कहीं से भी इंडोर्समेंट नहीं माना जाए। एब्सोल्युटली, इंटरिम स्टे मिला है, हाईकोर्ट ने कोई वैलिडेशन नहीं किया है। बिल्कुल, बार बार कहा। तो शायद और सरकार के ऊपर भी एक सवालिया निशान खड़े होते हैं। मैं आऊंगा हिसाब से। शेट्टी साहब,
हाईकोर्ट ने भी कहा कि आपको स्टे दे दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वसूली करेंगे। और दूसरा एक चीज जो रह जाती है, जो हाईकोर्ट ने भी कहा, जो सरकार ने भी कहा, जो आप लोग भी कह रहे हैं कि भाई ग्राहक के ऊपर आप थोपिए मत, अगर वो मना कर रहा है तो उसको एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम है? तो पहले तो गुप्ता जी ने जो ठग का शब्द यूज किया उसके लिए मैं ऑब्जेक्ट करना चाहता हूँ कि आपके फोरम में आके मुझे ये सब सुनने की जरूरत नहीं होना चाहिए। और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि पिछले बार की आपकी मुहिम के बाद ये हमारे इंडस्ट्री में वाइडली हमने सर्कुलर्स इशू किए थे, और अभी गेस्ट लोग को एंट्री के वक्त पे ही बोला जाता है कि देखिए आपको यहाँ पे सर्विस चार्ज एप्लीकेबल होगा। मेनू में प्राइस होता है, मेनू पे प्राइस के ऊपर हर पेज में बोल्डली लिखा जाता है कि इतना % सर्विस चार्ज एप्लीकेबल होगा। अभी मेनू में अगर कहीं चाय 20 में मिलेगी, कहीं चाय 200 में मिलेगी, तो गेस्ट को मैं इन्फॉर्म नहीं करता हूँ एक एक आइटम का प्राइस, बट जनरल इन्फॉर्मेशन जा रहा है। तो ठग का कोई इशू नहीं है, ये हमारा संवैधानिक हक है कि मैं मेरा बिजनेस कैसे करूँ, मैं कैसे अपने पैसे रिकवर करूं। और ये मैं दोबारा कह रहा हूँ, और जो गुप्ता जी ने तीनों सवाल उठाए, ये तीनों सवाल कोर्ट में उठे थे, तीनों का जवाब कोर्ट में दिया गया है कि ऐसा क्यों हो रहा है और क्या जरूरत है और ये गाइडलाइंस क्यों रॉन्ग है। तो नहीं, मैं देखिए, ठगी शब्द पे जो आपकी आपत्ति है उसको मैं जायज मानता हूं। शब्द पे आपकी आपत्ति हो सकती है, लेकिन आप सब टेक्स्ट समझिए सर। शब्द हम कोई भी लाएं, जो सब टेक्स्ट है, ग्राहक का जो दर्द है, उसको आप किसी भी शब्द के रूप में अभिव्यक्त करें, वो सब टेक्स्ट तो है ना सर। मैं कह रहा हूं ना, तो इसीलिए वो दुख की बात मुझसे ज्यादा तो नहीं होगा। आज आप एडवोकेट के चेंबर में जाता हो तो एडवोकेट अपना फीस होता है, उसका क्लर्केज अलग लगता है। कोई और इंडस्ट्री में जाते हो तो कन्वीनियंस फी लगता है। आप कोई भी ऑनलाइन पोर्टल पे जाओ, आपको कन्वीनियंस फी, ट्रांजैक्शन फी, कंफर्ट फी हर तरीके से लग रहा है। तो ये हर एक आपके चैनल्स में कितने सारे चैनल्स है, कोई फ्री टू एयर चैनल्स है, कोई पेड चैनल्स है, कोई पेड चैनल्स में भी डबल प्राइस वाले चैनल्स है। तो ये आपका एक बिजनेस करने का तरीका है। कंज्यूमर के पास पूरा हक है कि वो नहीं सब्सक्राइब करे, है ना। तो और दूसरी बात है, ये हर इशू कोर्ट में आगे हो चुका है। हमारा आज भी ये कहना है कि हम अपने कंज्यूमर को भगवान मानते हैं। हम उनको पूरी तरह से हम इन्फॉर्म करेंगे कि ये ऐसी चीजें है। और आपको मैं कह रहा हूँ 10 में से 1 रेस्टोरेंट तो कर रहे, कंज्यूमर के पास चॉइस कम है क्या? तो ठगना ही इंटेंशन है। अगर मैं ठगता तो मैं बिजनेस ही नहीं कर पाता। नहीं, एक सीधा सवाल है शेट्टी साहब, जो विराग जी भी पूछ रहे हो, मैं आऊंगा विराग जी के पास भी। एक सीधा सवाल ये है, सरकार ने भी कहा, हाईकोर्ट ने भी कहा, विराग जी भी कह रहे कि भाई आपको नुकसान होना किसी का मकसद नहीं है। ना ग्राहक चाहेगा कि होटल को नुकसान हो, ना देश की सरकार चाहेगी, ना कोर्ट चाहेगा। आप नुकसान की भरपाई कर लीजिए ये बढ़ा के। आप जो एक्स्ट्रा लेयर लगा देते हैं, एक अलग से कॉलम जोड़ देते हैं, वो तो उस समय तो आप माने ना माने एक ग्राहक के मन में पहला शब्द ही यही आता है कि मैं ठगा गया। उसके मन में यही भावना आती है सर। तो आप बढ़ा दीजिए ना, आप अलग से क्यों ले रहे हैं? तो वो उसकी अगर आप चाहते हो तो मैं वो भी आपको कारण दे देता हूँ। ये हमारी जो इंडस्ट्री है हॉस्पिटैलिटी, टैलेंट और वर्कफोर्स में बहुत ही मुश्किल है आपको लोगों को ढूंढना। तो एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर का सर्विस जब एक्सपेक्टेशन होता है एज एन ओनर, तो मुझे आज की डेट में वर्कफोर्स, आज देखो कोई नहीं काम करेगा। अगर कोई एक बंदे को आप बोलोगे कि आप कोई अकाउंट ऑफिस में काम करना, वो करेगा। बट उसी बंदे को बोलोगे आपको मैं उससे ज्यादा सैलरी दूंगा, आप वेटर की नौकरी करना, वो नहीं करेगा। तो हमारे इंडस्ट्री में ये नॉर्म हो चुका है। और ये यहाँ पे नहीं, वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है, जहाँ पे उनको एक सेल का परसेंटेज उनको दिखाया जाता है। सर इंसेंटिव्स दिया जाए। शेट्टी सर आप बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, बहुत वेल एजुकेटेड आदमी हैं। आप इंसेंटिवाइज अगर करना चाहते हैं तो उसमें सर्विस टैक्स का नाम लेने की आवश्यकता क्या है? मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। भारत सरकार में सरकारी नौकरी का लेता हूं, छोड़ दीजिए प्राइवेट। सरकार में अगर किसी दुर्गम इलाके में किसी सरकारी कर्मचारी की तैनाती होती है तो उसको भत्ते दिए जाते हैं ताकि वो इंसेंटिवाइज हो सके उसका जॉब प्रोफाइल। लेकिन वो आम लोगों से वो लेवी या अतिरिक्त चार्ज कहकर वसूला नहीं जाता है सर, वो सरकार अपने एक्सचेकर से ही देती है। तो आपका
हाँ। आज अगर वो चीज, अगर मैं 100 रुपए की चीज 110 में बेचूं या 100 रुपया प्लस 10% करूं, वो प्लस 10% कर रहा हूँ, उसके अंदर कारण है, क्योंकि अगर मैं वो नहीं करता हूँ तो मेरे एम्प्लॉयज के लिए लॉस हो जाता है, क्योंकि ये बिजनेस मॉडल्स फ्रेंचाइज मॉडल होता है, मैनेजमेंट कंट्रोल मॉडल होता है, उसमें परसेंटेजेस ओनर को चले जाते हैं। नहीं, आप 10 रुपए की चीज 12 रुपए में कर दीजिए ना सर, आप रेट बढ़ाइए, आप अलग से सर्विस चार्ज क्यों जोड़ रहे हैं? बार बार तो सवाल यही आ रहा है। विराग जी कुछ कहना चाह रहे हैं, विराग जी प्लीज ऐड। देखिए, मैं पहले नंबर पर शेट्टी साहब की सारी बातों से इत्तेफाक रखता हूं कि विदेशों में लिया जाता है, इंडस्ट्री में स्किल की कमी है, कंपटीशन है, ग्राहक को भगवान मानते हैं। मैं ठगी क्यों बोल रहा हूं, उसका कारण समझने की जरूरत है। जब कोई भारत सरकार की वेबसाइट की नकल करके दूसरी वेबसाइट बनाता है तो ठगी मानी जाती है। ये सर्विस टैक्स के नीचे सर्विस चार्ज लिख करके लोगों को गुमराह करते हैं, इसलिए ठगी है। हम आज इनसे, मैं चैनल में रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सर्विस चार्ज का नाम बदल के वेटर चार्ज कर दीजिए, जिससे लोगों को पता रहे। पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं पता है कि सर्विस चार्ज और सर्विस टैक्स में क्या फर्क है। आप लोगों की जानकारी के बेसिस पे उनको गुमराह करते हैं। नहीं, ठीक है, नाम बदल दीजिए, वेटर चार्ज कर दीजिए। इसी पे रिएक्शन ले लेते हैं शेट्टी साहब प्लीज। पहली बात तो है, सर्विस चार्ज ये डॉक्यूमेंटेड है, 1950 से चल रहा है सर्विस चार्ज। सर्विस टैक्स लेटर ऑन 2005 वगैरह में आया था, जो 2010 मतलब 10 से 12 साल पहले बंद हो चुका है। तो सर्विस टैक्स अभी कोई है ही नहीं गवर्नमेंट का चार्ज। और उससे पहले सर्विस चार्ज चल रहा था 1950 से, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कोर्ट में पड़ा है कि ये कोई नई चीज नहीं, ये बरसों से चला आ रहा है। इसको नाम चेंज करने का एक सुझाव है गुप्ता जी का, वो मैं मानता हूँ, और वो अभी हो रहा है। अगले हियरिंग में हम शायद कुछ नाम ऑल्टरनेटिव देंगे, जो कोर्ट का भी यही सुझाव था। इसको ये मैं सुझाव दे सकता हूँ, लेकिन इसको ठग कहना, मैं लोगों को मिसलीड कर रहा हूँ, मेरे बिजनेस में वैसा हो नहीं सकता। तो दैट वो हम्बली में कहना चाहता हूँ कि ऐसी चीजें है नहीं। मुझे मेरे कस्टमर का ख्याल मुझे रखना है, और कोई रखेगा नहीं बाहर वाला। हम नाम चेंज करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कस्टमर्स को इन्फॉर्म करें। और मैं आपको ये भी आज कह रहा हूँ कि 95% लोग जो जहाँ पे भी जाके सर्विस चार्ज पे करे, वो खुशी से दे रहे, बिकॉज वो जानते हैं कि मुझे यहाँ पे वो प्रोडक्ट मिलेगा जो मैं चाहता हूँ। लेकिन मैं विराग जी के पास जा रहा हूँ। विराग जी, जैसा आपने सजेस्ट किया और इन्होंने मान भी लिया, अब इसमें बताइए मेरा क्या, मैं ग्राहक हूं यहाँ पे, बताइए मेरा तो कोई समाधान नहीं हुआ। सरकार कह देगी, कोर्ट कह देगा आप नाम चेंज कर दीजिए, ये नाम बदल के मेरे से वसूल लेंगे। अब इसमें मेरा तो कोई समाधान नहीं हुआ ना सर। मेरे को तो बार बार ऐसा लगेगा कि मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है। देखिए दीपक जी, इस पूरे मुद्दे में जब आप इस मुद्दे पे एक राष्ट्रीय पहल करते हैं तो उससे जुड़े हुए गंभीर बातों को समझना जरूरी है। पहला कि भारत में आम ग्राहकों के हितों की कोई बात ही नहीं करता। संगठित लोगों के सामने आम ग्राहक लाचार हैं, ये एक बात है। दूसरी बात कि ये सर्विस चार्ज मांग रहे हैं, कल के दिन एक ऑटो वाला भी सर्विस चार्ज मांगे कि मैंने ऑटो बहुत अच्छा मेंटेन किया है, लेकिन वो तो नहीं ले सकता है, उसका तो आपने रेट तय कर दिया है, क्योंकि उसके पास संगठित ताकत नहीं है। तो बड़े लोग अपनी संगठित ताकत के दम पे कानून को इग्नोर करें और छोटे लोगों के ऊपर कानून लागू हुए, दूसरी बात है। तीसरी बात कि अब्सेंस ऑफ कानून होने का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ भी करने की इजाजत मिल गई है, या किसी कोर्ट से स्टे मिलने का मतलब नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि सरकार ने कानून तरीके से नहीं बनाए हैं, और कानूनों का जो बैलेंस है वो बड़ी कंपनियों के फेवर में है, क्योंकि उनके पास बड़ी कानूनी लड़ाई का उनके पास ताकत है। लेकिन सीधी सी बात है, जीएसटी में सर्विस टैक्स जुड़ा हुआ है, और सर्विस टैक्स और सर्विस चार्ज लोग ये समझते हैं ये एक इंपॉर्टेंट है सर। और पिछली बार मैंने ये बात मांग किया था दीपक जी, मैंने इस बात को मांग किया था कि इनको अपना ऑडिट करा के बताना चाहिए कि कितना पैसा वेटरों के कल्याण में खर्च हुआ, कितना इनकी जेब में गया। क्योंकि ये एक बड़ी बात है कि जिस नाम से आप ले रहे हैं उसका लोगों के सामने एक ये अपने बोनाफाइड पेश करने के लिए ऑडिट रिपोर्ट पेश करें कि जो पैसा इन्होंने इकट्ठा किया वो वेटरों के नाम पे गया कि नहीं गया, कि उसकी तनख्वाह उन्होंने कम कर दिया। तो कल्याण के लिए इकट्ठा किया हुआ पैसा अपनी जेब में जाए, ये तो ठगी होगी ना। ऑलराइट, शेट्टी साहब एक आखिरी सवाल करें हाई कोर्ट के सामने अपने हलफनामा। शेट्टी साहब आखिरी सवाल, एक तो आप जैसा विराग जी कह रहे हैं कि एक तो आप ये बता नहीं पाए कि आपने एम्प्लॉई के वेलफेयर के लिए उस सर्विस चार्ज का इस्तेमाल किया कि नहीं किया। एक तो अभी इस पे भ्रम की स्थिति है सर, देश नहीं जानता कि वाकई में वो ग्राहक की जेब में गया या रेस्टोरेंट मालिक की जेब में चला गया, नंबर 1। नंबर 2, ये पूरा का पूरा सर्विस चार्ज की वजह से, और इस तरह की मैं मान लिया आपकी बात कि ये स्टैंड अलोन घटना है, मारपीट तक नहीं जाना चाहिए, कहीं पे भी नहीं जाना चाहिए, ऐसा ये दुर्भाग्यपूर्ण है।
लेकिन ये इस तरह की स्टैंड अलोन घटनाएं भी जो होती हैं और उसकी जड़ में सर्विस चार्ज है, तो पूरी की पूरी इंडस्ट्री एक सर्विस चार्ज के नेम पर बदनाम हो रही है, जिसको आप कंपनसेट कर सकते हैं चार्जेस को बढ़ा के। तो क्यों इतना बड़ा खतरा मोल ले रही है इंडस्ट्री? मेरी समझ से बाहर है सर। तो पहली बात है, जो स्क्रूटिनी की बात कर रहे हैं गुप्ता जी, और जो आपने भी कहा, ये इसकी मेरे वर्कफोर्स और मेरे एम्प्लॉयज की वकालत तो वो खुद करेंगे। आज भारत देश में ये जो लास्ट रिपोर्ट था, 9% एम्प्लॉयमेंट हमारी इंडस्ट्री जनरेट कर रही है, हॉस्पिटैलिटी जनरेट, और हमारी इंडस्ट्री का उनका खुद का एसोसिएशन है, खुद का यूनियंस है। और आप समझते हो एक रेस्टोरेंट में ऑन एन एवरेज 70 से 80 एम्प्लॉयज होते हैं। तो आपका ये कहना है कि वो लोग सक्षम नहीं है कि अपने हक के लिए लड़ने के लिए? मैं आपको कह रहा हूँ कि हमारे हर एस्टेब्लिशमेंट में मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में डिस्कशंस होता है और हर चीज ट्रांसपेरेंट है। तो अगर किसी को सवाल उठाना है, वो सिर्फ एम्प्लॉयज उठा सकते हैं, ना कि कोई एडवोकेट ये चीज उठा नहीं सकता। और एक मिनट, वो कोई पब्लिक कलेक्शन नहीं हो रहा, ये मेरे बिजनेस का करने का, मेरा प्राइस को डिस्प्ले करने का एक मेरा तरीका। मैं प्राइस एक कंसोलिडेटेड दूं, मैं प्राइस को ब्रेक डाउन करके दूं। अल्टीमेटली ये मेरा बिजनेस है, मेरा संवैधानिक राइट है कि मैं अपना ट्रेड इस तरीके से करूं। मैं इन्फॉर्म करूं लोगों को, डिफीट नहीं करूं, ठीक सर, क्लियरली बता दूं। ओके, शॉर्ट रिएक्शन विराग जी, मुझे वाइंड अप करना है। विराग जी। दीपक जी, एक लाइन। पहली बात, इनका संवैधानिक अधिकार नहीं है कि लोगों से पैसा इकट्ठा करके उनको दें या नहीं दें, नहीं बताएंगे। अगर जनता से पैसे इकट्ठा कर रहे हैं उनके नाम पे, उनको देना इनकी संवैधानिक जिम्मेदारी है। दूसरी बात, ये पब्लिक डिस्प्ले करें कि हम सर्विस चार्ज ले रहे हैं और कोई टिप नहीं दिया जाए, क्योंकि सर्विस चार्ज देने के बाद लोगों के मन में एक नैतिक वो रहती है, कंपल्सन रहता है कि हम टिप भी देना चाहिए, क्योंकि सर्विस चार्ज के नाम पर आप टिप ले चुके हैं, तो आप बोलिए कि सर्विस चार्ज हम ले चुके हैं, टिप देने की जरूरत नहीं है, डिस्प्ले करें। नहीं, और देखिए बिल्कुल आपने सही कहा। इसमें एक आम ग्राहक के लिए जो मसला है शेट्टी साहब, जो आम ग्राहक के लिए जो मसला है वो ये है कि देखिए आपका जो बिल आया उस पर मैंने जीएसटी भी दिया, हाथ जोड़कर दिया, मुझे सरकार को देना है, लेकिन जो आपने उसमें सर्विस चार्ज जोड़ा हुआ है सर, उसका भी मैं उस पर भी जीएसटी दे रहा हूं। तो आप ये भी तो सोचिए, मैं आपको भी टैक्स दे रहा हूं, आपको भी चार्ज दे रहा हूं, सरकार को भी जीएसटी दे रहा हूं, तो ये दोहरी मार मेरे पे क्यों सर? एक कंज्यूमर होने के नाते मेरा सवाल। ये चार्ज आप एनीवेज भरते हैं, अगर मैं इंक्लूड कर लूं, उसको बंडल करूं अपने प्राइस के अंदर, जो दूसरा सुझाव था आपका, इन दैट केस भी आपको भरना है। लेकिन वहां पर सर, वहां पर मेरा अधिकार है ना कि मैं, अगर आपका रेस्टोरेंट मुझे लग रहा है कि महंगा हो गया, आपका फूड मेन्यू और उसके चार्जेस मेरी पॉकेट से ज्यादा जा रहे हैं, तो मेरे ऊपर है ना, मैं नहीं आऊंगा आपके पास, मैं किसी सस्ते रेस्टोरेंट में जाऊंगा। लेकिन यहां पर तो ये हो रहा है कि 10 रुपए की रोटी है, पता चला खाते खाते वो 15-20 रुपए की हो जाती है। नहीं, बट ये कभी हो सकता है अगर मैं आपको इन्फॉर्म ना करूं। मैं आपको आज कह रहा हूं कि आप एंट्री करोगे तो वो रेस्टोरेंट में आपको बताया जाएगा, गेट पे लगा हुआ होगा। नहीं, अगर सर अगर आप गेट पे डिस्प्ले लिख के छोड़ देंगे कि मैं 100% सर्विस चार्ज लूंगा, तो क्या ये जायज होगा? आप ये कहेंगे कि मैंने लिख दिया था? अरे आप नहीं आओगे आगे से, सिंपल, वो रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा 4 दिन में। मैं यही कह रहा हूं ना सर, डिस्प्ले करने का मतलब ये थोड़े ना सर। हाईकोर्ट भी तो यही कह रहा है कि हाईकोर्ट के टिप्पणी को आप मिस इंटरप्रिटेट मत करें, उसका मतलब ये नहीं है कि आपका अधिकार हो गया। एनीवे, ये चर्चा फिर काफी लंबी हो जाएगी, लेकिन इसमें दोनों पक्ष हैं और मुझे लगता है कि दर्शकों के सामने हमने दोनों पक्षों को रखने की कोशिश करी। एक चीज जिसकी हमें चिंता है, देखिए बिल्कुल शेट्टी साहब ने सही कहा कि इस देश की हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इस देश के विकास के लिए बड़ा महत्वपूर्ण स्तंभ है, वो आगे और मजबूत हो, हमारी ऐसी कामना है। लेकिन अगर सर्विस चार्ज की वजह से ग्राहक और होटल के स्टाफ के बीच में इस तरह की तकरार की स्थितियां आती हैं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इसको रिजॉल्व करने के लिए कहां से कदम उठाए जाएं, ये देखना बाकी होगा। आज का हमारा मूल प्रश्न ये था कि ये भ्रम की स्थिति है, तो क्या सरकार को इस पर एक ठोस कानून लाना चाहिए? उस पर बात थोड़ा कम हो पाई, लेकिन सवाल ये बड़ा बना हुआ है। फिर कभी इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विराग जी, थैंक यू सो मच। शेट्टी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। क्या कोई बच्चा मोबाइल नहीं मिलने पर अपने माँ बाप की जान लेने की पर आमादा हो सकता है? चौंकिए, बिल्कुल नहीं। दरअसल अहमदाबाद से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें एक 13 साल की लड़की ने मोबाइल छीनने पर अपनी मां को मारने की साजिश रच डाली। पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं कि कैसे बच्चे मोबाइल की गिरफ्त में अपनी सुध बुध खोने के साथ हिंसक होते जा रहे हैं। मोबाइल में कैद बचपन के क्या क्या खतरे हैं, बच्चों को इससे कैसे बचाया जाए, इस रिपोर्ट में देखिए। मोबाइल की चमकती स्क्रीन से बच्चों का बचपन अंधेरे में खोता जा रहा है।
इसकी बढ़ती लत बच्चों को दिमागी और शारीरिक तौर पर बीमार तो बना रही है, साथ ही बच्चों के दिमाग में हिंसा की बड़ी वजह भी बनती जा रही है। ताजा मामला अहमदाबाद से आया है, जहां मोबाइल की लत की शिकार 13 साल की एक बच्ची से उसकी मां ने मोबाइल क्या छीना, लड़की अपनी ही मां पिता की जान लेने पर उतारू हो गई। उसने कीटनाशक और फिनाइल की मदद से अपने पेरेंट्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मां ने बेटी को समझाने की कोशिश की तो वह उन्हें जान से मारने की धमकी देने लगी। ये पहला ऐसा कोई मामला नहीं है जब किसी बच्चे में मोबाइल को लेकर ऐसी हिंसक गतिविधियां दिखी गई हों। पिछले साल जून में भी लखनऊ से एक ऐसा ही संदिग्ध मामला सामने आया था, जिसमें एक 16 साल के किशोर ने कथित तौर पर अपनी मां की इसलिए हत्या कर दी क्योंकि वह उसे पबजी खेलने से मना करती थी। पिछले साल ही मार्च में ठाणे में पबजी खेलने के दौरान हुए विवाद में 3 लड़कों ने अपने ही दोस्त की हत्या कर दी थी। इसी तरह पिछले साल सितंबर में 15 साल के एक बच्चे से मोबाइल छीनने पर उसे इतना गुस्सा आया कि उसने घर में जमकर तोड़फोड़ की। टीवी, फ्रिज, सोफा, बेड सब कुछ तोड़फोड़ दिया। इस मामले से जुड़ा वीडियो एक पुलिस अधिकारी ने शेयर किया और लोगों को बच्चों में मोबाइल के खतरे से आगाह किया। वहीं इसी साल फरवरी में राजकोट और सूरत से 2 अलग-अलग घटनाओं में माता पिता के मोबाइल नहीं देने पर 2 छात्रों के सुसाइड करने का मामला सामने आया था। यानी मोबाइल अब बच्चों के लिए खतरे का औजार बन चुका है। बच्चों में मोबाइल की लत के कुछ और भी घातक परिणाम देखने को मिलते हैं। इससे आंखें खराब होना, मोटापा, आलस्य, चिड़चिड़ापन और पढ़ाई में बाधा तो आती ही है, साथ ही फिजिकल एक्टिविटी रुकने से बच्चों का फिजिकल और मेंटल ग्रोथ भी रुक जाता है। बच्चों का सामाजिक दायरा सिमटने लगता है, वे अकेला रहना पसंद करते हैं। मोबाइल में व्यस्त रहने के चलते खान पान बिगड़ जाता है और इससे भी बच्चों के शारीरिक विकास पर सीधा असर पड़ता है। बच्चों में मोबाइल की लत ना पड़े, इसके लिए पेरेंट्स के लिए कुछ जरूरी टिप्स हैं। एक तो पेरेंट्स को बच्चों के सामने खुद को मोबाइल से दूर रखना होगा। बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम शेयर करने और उनसे उनकी दिनचर्या पर बात करने से बच्चों को मोबाइल से दूर रखा जा सकता है। साथ ही बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी के लिए प्रोत्साहित करने से उनका कुछ समय अपनी सेहत पर जाएगा तो वे दिल और दिमाग से दुरुस्त रहेंगे। ये कुछ ऐसे मामूली उपाय हैं जो बच्चों को मोबाइल एडिक्ट होने से बचा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। फिल्म आदि पुरुष से जुड़े विवाद अनंत हैं। कहीं फिल्म को बैन करने की मांग हो रही है तो कहीं राजनीति भी चरम पर पहुंच गई है। इस बीच नेपाल में भी फिल्म आदि पुरुष समेत हिंदी फिल्मों को दिखाए जाने पर रोक लगा दी गई है। आखिर क्यों, देखिए ये रिपोर्ट। जम्मू टू मुंबई, आदि पुरुष पर अनंत विवाद। फिल्म आदि पुरुष आपकी, डायलॉग आपके। भगवान राम और सीता के किरदारों को बिना सिर पैर गड़ने का काम भी आपका। सवाल है, जनता क्यों झेले? हम मर्यादा तोड़कर ये स्क्रिप्ट नहीं लिख सकते, लेकिन सिनेमा प्रेमी और सनातन धर्म में अटूट आस्था रखने वाले फिल्म के डायलॉग से लेकर कैरेक्टर को देखकर बेहद आहत हैं। और देश के कोने कोने में फिल्म आदि पुरुष को लेकर विरोध करने वाले सड़कों से लेकर सिनेमाघरों के भीतर तक चले गए हैं, ताकि चलती फिल्मों को भी रोका जा सके। ये फिल्म जो हमारे भारत देश के अंदर जो है वो नहीं चलने दी जाएगी। मुंबई से सटे नाला सुपारा कैपिटल मॉल के भीतर प्रदर्शनकारियों ने चलते शो को रुकवाकर नारेबाजी की, तो वहीं जम्मू में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर फिल्म को बैन करने की मांग की। फिल्म डायरेक्टर और सेंसर बोर्ड का पुतला भी फूंका गया, जबकि झारखंड के हजारीबाग में फिल्म के विरोध में चप्पलें बरस गईं। लखनऊ में भी विरोध प्रदर्शन हुआ है। फिल्म का विरोध देश में नहीं, नेपाल में भी हो रहा है। नेपाल में आदि पुरुष ही नहीं बल्कि सभी हिंदी फिल्मों पर रोक लगा दी है। काठमांडू के मेयर बालेन शाह की ओर से यह आदेश रविवार को जारी किया गया है। फिल्म में जानकी यानी माता सीता को भारत की बेटी बताया गया है, जिस पर सवाल उठाते हुए नेपाल के मेयर बालेन शाह ने कहा था कि ये तथ्य सही नहीं है। सीता माँ नेपाल के जनकपुर में पैदा हुई थी। एक तरफ गुजरात, राजस्थान और सिक्किम में तेज बारिश हो रही है तो वहीं उत्तर प्रदेश से बिहार तक भीषण गर्मी का कहर जारी है। दोनों राज्यों में हीट वेव लोगों की जान ले रही है।
जहां यूपी के बलिया में पिछले 4 दिन में 57 लोगों ने दम तोड़ दिया, वहीं बिहार में 24 घंटे में 44 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से पटना में अकेले 35 लोगों की मौत हो चुकी है। सिक्किम से आई इन तस्वीरों को देखिए। भारी बरसात ने बाढ़ का रूप अख्तियार कर लिया है और देखते ही देखते पानी का रौद्र रूप नजर आ गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि अपने साथ सड़क के हिस्से को ही बहा कर ले गया। नदी किनारे बना स्थायी निर्माण पानी की धार को बर्दाश्त नहीं कर पाया और ये शेल्टर नदी में बहता चला गया। सिक्किम के ही दिक्चू के इस वीडियो को देखिए जरा। इस एसयूवी से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अधिकारियों ने बचाया। सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक के आसपास भी हालात काफी खराब हो गए हैं। बरसात के पानी ने जगह जगह रास्ते काट दिए हैं। कई लोगों को तो आपदा प्रबंधन की टीम ने बचा लिया। ब्रह्मपुत्र समेत ज्यादातर नदियों में पानी का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। कुदरत के इस कहर से असम के 11 जिलों के 34,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हो गए हैं। अजमेर के जेएलएन अस्पताल की तस्वीरें देखिए। भारी बरसात के बाद अस्पताल का वार्ड तालाब में तब्दील हो गया है और पानी से भरे वार्ड में मरीज भी भर्ती हैं। राजस्थान के राजसमंद जिले में तूफान बिपरजॉय का लगातार असर नजर आ रहा, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार गर्मी से बुरी तरह से बेहाल है। पूरा इलाका भीषण गर्मी की चपेट में है। लोग गर्मी की वजह से काल के गाल में समाते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया में 72 घंटे के अंदर 55 लोगों की मौत हो गई। जहानाबाद में हालात इतने खराब हैं कि भीषण गर्मी और लू की वजह से बीते 2 दिन से यहाँ 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। जहानाबाद के जिला अस्पताल में कई मरीज ऐसे भर्ती हैं जिनकी कंडीशन बहुत ही सीरियस है। पटना के एनएमसीएच अस्पताल में पिछले 3 दिन में 24 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें 4 मौतें कल ही हुई हैं। अस्पताल की ओर से हो रही लापरवाही एक तरफ है, लेकिन कहा जा रहा है कि बहुत से लोग गर्मी से बचाव पर ध्यान नहीं देते हैं। बीमार होने पर घरेलू इलाज करते हैं, हालात बिगड़ता देखकर अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन कई बार बहुत देर हो चुकी होती है। बहरहाल देश का मौसम उठपटांग सा हो चुका है। कहीं बरसात हो रही है भारी, तो कहीं गर्मी से लोगों की जान जा रही। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। हैशटैग याद रखिए, हैशटैग ZIndia360। कोई राय, कोई सुझाव हो तो जरूर भेजिएगा। नमस्कार।